आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। A ring of radius 1 meter has a positive charge of 1 into 10 power minus 5 coulomb uniformly distributed over it. A particle of mass 0.9 gram and having negative charge of 1 into 10 power minus 6 coulomb is placed at the axis at a distance of 1 centimeter from the center of the ring. Show that the motion of negatively charged particles is approximately SHM. Find its time period. जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, काम लगभग वैसा ही कुछ करना है। उस क्वेश्चन में इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स थे एक प्लेन पर रखे हुए थे, इसमें 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें एक रिंग है, रिंग पर 1 into 10 पावर माइनस 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग पर। रिंग की रेडियस 1 मीटर है और इसकी सेंटर से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इस रिंग के एक्सिस पर एक नेगेटिव चार्ज है 1 into 10 पावर माइनस 6 कूलम का। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा प्रूफ करना है और इसका टाइम पीरियड भी पाना है। यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो अभी हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे। आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। इसमें जो रिंग दी गई है, रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो रिंग को हम बोर्ड पर अगर ऐसे रख देते हैं, यानी रिंग का प्लेन बोर्ड के प्लेन पर है तो पूरी रिंग सर्किल की तरह बनाएंगे, लेकिन ऐसे में मेरा काम नहीं बनेगा। हम रिंग की एक्सिस इस बोर्ड पर दिखाना चाहते हैं, तो रिंग की एक्सिस इस बोर्ड पर उसी कंडीशन बन पाएगी जब रिंग का जो प्लेन है वो बोर्ड के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, यानी रिंग ऐसी है और रिंग का जो सेंटर है बोर्ड पर है, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर है इसके प्लेन पर, उसकी एक्सिस होगी। तो ऐसी रिंग यह है, इसको कुछ दबा हुआ बना लेते हैं एक शेप में। ये रिंग ऐसी है, 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए समझने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड है और पॉजिटिव चार्ज इस रिंग की लेंथ पर बराबर बराबर फैला हुआ है। ये रिंग का सेंटर है, ये डायमीटर बाय लाइन बना लेते हैं। इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर लाइन, ये रिंग की एक्सिस है, ये रिंग की एक्सिस है, एक्सिस को एक्स एक्सिस कह लें, ये वाई एक्सिस है। इसका सेंटर O, इसकी रेडियस 1 मीटर है, R मान लेते हैं, R इक्वल्स टू 1 मीटर। इस पर चार्ज कुल Q है और वो 1 into 10 to the power minus 5 कूलम है। ये चार्ज इस R 1 मीटर रेडियस के इस रिंग पर है, तो इसकी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, यानी मैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, इसकी हमें आवश्यकता है, यानी कि मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग की बात कर रहा हूँ। लेट इट बी लैम्डा एंड लैम्डा इक्वल्स टू Q चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ द रिंग इज 2 pi r, Q upon L 2 pi r, where Q is this, R equals to this। अब रिंग की एक्सिस पर सेंटर से 1 मीटर की डिस्टेंस पर 1 into 10 to the power minus 6 कूलम का चार्ज है, तो ये 1 into 10 power minus 6 कूलम का जो चार्ज है उसको हम कैपिटल Q कह देते हैं, जिसकी वैल्यू 1 into 10 power minus 6 कूलम है और ये नेगेटिव चार्ज है। एक मज़ेदार बात इसमें है, ये R 1 मीटर रेडियस का है
ये r 1 मीटर है, रिंग की रेडियस 1 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है इस चार्ज की 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर 1 मीटर से बड़ी दिखाई दे रही है फिगर में, तो मेरी मजबूरी है ऐसा करने की, इसलिए मैंने कर दिया। आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे। अगर मैं बहुत पास बनाऊंगा तो फिगर डेवलप नहीं हो पाएगा, फिगर नहीं बना सकेंगे ठीक से, इसलिए हमने इसको थोड़ा बड़ा दिखाया। ये चार्ज पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ऐसा क्वेश्चन कहता है, तो इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स कौन लगाएगा? रिंग लगाएगी। ये रिंग ऐसी है, चार्ज पार्टिकल वहाँ रखा है एक्सिस पर, तो पूरी रिंग उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये अट्रैक्शन फोर्स कितना है इसको हम पाएंगे, और इसके एलिमेंट्स, इस रिंग के जो एलिमेंट चार्जेस हैं, इस पर कितना फोर्स लगाते हैं, एक दो का कुछ निकाल करके बाकी कैलकुलेशन से हम लोग समझेंगे कि टोटल फोर्स कितना लगेगा इस पर, इस रिंग की वजह से। तो इसके लिए हम दो इमेज पॉइंट लेते हैं वाई एक्सिस के यहाँ पर। एक ये एलिमेंट लेते हैं रिंग की जिसकी लेंथ dl है, ऐसे ही इसके अपोजिट ये भी हमने लेंथ ली, वो भी dl है, दिखाया बड़ा, लेकिन ये पॉइंट लाइक है, यही पॉइंट पर ही है। ये dl भी दिखाने के लिए हमने ऐसा लिया, लेकिन dl लेंथ पॉइंट लाइक है। तो यहाँ पर जो छोटा सा पार्टिकल है उस पर चार्ज कितना है, यानी कि चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, सॉरी, चार्ज ऑन एलिमेंट of the ring dq equals to lambda dl। यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा होता है, तो dl लेंथ पर कितना होगा, लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। इस चार्ज को dq नेम दिया, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो dq है, यहाँ पर भी चार्ज dq है। ये dq पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है। ये एलिमेंट चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन की डायरेक्शन है, ऐसे ये भी उसको अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं ये फोर्स df है, इस नन्हे से चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पर जो फोर्स काम कर रहा है बहुत छोटा सा है, ऐसा समझ करके इसको df कह दिया, तो ऐसे ये भी df है। मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब इन फोर्सेस को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं, तो इस df का जो इधर का कंपोनेंट होगा वो df cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट df sin थीटा। इस df का जो इस तरफ का कंपोनेंट होगा वो df cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट df sin थीटा। df sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। df cos थीटा सेम डायरेक्शन में है। अब आगे डिस्कशन में करूं उसके पहले इस df की वैल्यू निकाल लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू दिस एलिमेंट चार्ज dq, k टाइम्स ऑफ q dq अपॉन दिस डिस्टेंस स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस की ही बात करेंगे, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, ये r है, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगी। तो यही डिस्टेंस यहाँ लेंगे, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगी। ये k टाइम्स ऑफ q dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। cos थीटा इस ट्रायंगल में cos थीटा, ये बेस, ये हाइपोटेनस, x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब फिर से इसको देखें,
मैंने एक एलिमेंट यहाँ लिया, एक एलिमेंट यहाँ लिया, दो इमेज पॉइंट्स लिए हमने। इमेज पॉइंट्स, इस चार्ज पार्टिकल इमेज पॉइंट्स पर जो एलिमेंट चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, ये दिखाया हमने। ऐसे ही और ढेर सारे ना जाने कितने इस रिंग के एलिमेंट्स हैं, लेकिन हर एलिमेंट्स का अपना एक इमेज पॉइंट है। इमेज पॉइंट का मतलब कि ये है कि ये रिंग है, ये रिंग है, तो ये कोई डायगोनल है, सॉरी ये कोई डायमीटर है, तो डायमीटर का ये इधर का जो पॉइंट जो सर्कल पर है और इधर का जो पॉइंट सर्कल पर है, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इमेज पॉइंट्स कहे जाएं, या मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो मैंने दो इमेज पॉइंट्स लिए वाई एक्सिस वाले। अब इस डायरेक्शन में मैं इधर की बात कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, यानी ये जो रिंग है, इस रिंग के इस तरफ वाला पॉइंट, आपकी तरफ वाले पॉइंट, और मैं अपने तरफ वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो आपकी तरफ का जो पॉइंट है, वहाँ पर जो एलिमेंट चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर इस तरफ फोर्स लगाएगा। इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे तो इस तरफ का कंपोनेंट डी एफ कॉस थीटा होगा, इधर का डी एफ साइन थीटा होगा। इस रिंग में आपकी तरफ जो अपोजिट, इधर मेरी तरफ का जो इमेज पॉइंट है, उस एलिमेंट की अगर बात करें तो वो एलिमेंट इस चार्ज पार्टिकल पर इस तरफ फोर्स लगाएगा अपनी तरफ। इसके भी दो कंपोनेंट करेंगे तो डी एफ कॉस थीटा इधर आएगा, डी एफ साइन थीटा इधर आएगा मेरी तरफ। तो एक डी एफ साइन थीटा आपकी तरफ, एक डी एफ साइन थीटा मेरी तरफ, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ध्यान से समझेंगे तो डायमीटर के जो पॉइंट्स, जो डायमीटर वाली लाइन के जो पॉइंट्स जो सर्कल पर हैं, उस पर जो एलिमेंट चार्जेस हैं, उन एलिमेंट चार्जेस, वो एलिमेंट चार्जेस जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहे हैं, इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं डी एफ साइन थीटा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और सब डी एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। तो डी एफ साइन कॉस थीटा की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, तो और कितने डी एफ कॉस थीटा ऐसे हैं, तो ना जाने कितने हैं, 100 में नहीं। फिलहाल यही सब डी एफ कॉस थीटा इस चार्ज पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स पैदा करेंगे। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल Q, F इक्वल्स टू, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा। भाई दो डी एफ कॉस थीटा मैं आपके सामने बोर्ड पर हमने बनाए, ऐसे दो और बताए, ऐसे ना जाने कितने डी एफ कॉस थीटा, ना जाने कितने डी एफ कॉस थीटा। तो डी एफ कॉस थीटा प्लस डी एफ कॉस थीटा प्लस डी एफ कॉस थीटा, अब मालूम नहीं कितने डी एफ कॉस थीटा। तो ऐसी कंडीशन में जब टोटल इसका सम पाना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन करते हैं। मैथमेटिक्स में इसका बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको ठीक से मैथमेटिक्स टीचर समझाते हैं, बताते हैं। उसमें इसका कॉन्सेप्ट जो देते हैं उसको इसमें आप ऐड करके इसके बारे में सोच सकते हैं। ये सम है सभी डी एफ कॉस थीटा का। तो हमारे पास डी एफ भी मिल गई है, कॉस थीटा भी है, वैल्यू रखते हैं। डी एफ की वैल्यू है के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा है एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू के क्यू एक्स, ये सब कांस्टेंट हैं। आइए पहले डी क्यू की वैल्यू भी रख दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। के क्यू डी क्यू है लैम्डा डी एल, डी क्यू है लैम्डा डी एल, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 1 पावर है, हाफ पावर है, तो 1 प्लस हाफ इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में ये सब हो चुका है, इंटू एक्स। इस फिगर का मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। देखें, के क्यू लैम्डा एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट हैं।
x ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है चार्ज पार्टिकल है, r रेडियस है, ये सब कांस्टेंट है। तो सबको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले आएंगे तो f हो जाएगी k q लैम्डा x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। डी एल का इंटीग्रेशन, डी एल क्या है? रिंग की एलिमेंट, रिंग का एलिमेंट पार्ट है, बिल्कुल पॉइंट लाइक है, यानी कि रिंग की जो लेंथ है सर्किल के अकॉर्डिंग उसकी सरकमफ्रेंस का जो एक छोटा सा पार्ट है, एलिमेंट पार्ट है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी रिंग की लेंथ मिलेगी, यानी कि उसकी सरकमफ्रेंस मिलेगी सर्किल की, जो सर्कुलर रिंग है उसकी सरकमफ्रेंस यानी लेंथ ऑफ द रिंग। के क्यू लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू डी एल इज द लेंथ ऑफ द रिंग। ऐसा लिखना थोड़ा कम अच्छा लगता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग। इट इज के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू लैम्डा को मैं इधर रख रहा हूँ और लैम्डा की वैल्यू रख लें। लैम्डा की वैल्यू है q अपॉन 2πr, ये लैम्डा, और लेंथ ऑफ द रिंग क्या होती है? ये भी 2πr, इसीलिए इसको हमने किनारे रखा था। 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, 2πr से 2πr कैंसिल, तो f की वैल्यू आई k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स, के क्यू क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फोर्स के लिए फार्मूला हुआ, इक्वेशन नंबर 1, ये फोर्स के लिए फार्मूला है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन कहता है कि ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। अभी पीछे बता ही रहा था कि डिस्टेंस छोटी है, बहुत छोटी है, 1 सेंटीमीटर है। अगर r ये 1 मीटर इतनी बड़ी है तो जो x है तो वो बिल्कुल o के पास में है। फिगर को मैं अगर ऐसा नहीं बनाऊँ समझ नहीं आएगा, आपको समझा नहीं पाऊँगा, इसलिए इसको x को बड़ा दिखाना पड़ा हमें। लेकिन यहाँ क्या है? हेयर r इज़ मच ग्रेटर दैन x, लेकिन अगर r का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें। हेयर दिस देयरफॉर नेग्लेक्टिंग x स्क्वायर फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 1। अगर इससे x स्क्वायर को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? f की वैल्यू आ जाएगी k क्यू अपॉन r, ये 0 हो गई तो r स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गई तो r टू द पावर 3 हो गई इंटू x। ये इक्वेशन नंबर 2। इस क्वेश्चन के लिए जैसा x की वैल्यू दी गई है उसके लिए f इतना है, f ये है। अब आइए इसके इफेक्ट को यहाँ इस बोर्ड पर देखें। फोर्स ये है या ये है? अब चूंकि कंडीशन ये है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़रा देखें और पहले इसमें देख लें। k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो यह प्रोपोर्शनल टू x है, f प्रोपोर्शनल टू x है। x की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, x जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर जब x की स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है
तब की कंडीशन में ये बात बोल रहा हूँ मैं। फ़िलहाल एफ़ की ये या ये वैल्यू है, एफ़ की ये वैल्यू है या ये वैल्यू है। इससे समझ में आएगा कि जब ये पार्टिकल पास में आ रहा है तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। फ़िलहाल फोर्स किस तरफ है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है। अब फोर्स, पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में इंक्रीज है, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है। अब जैसे जैसे पार्टिकल पास में आता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, फोर्स जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। देखें, अगर मैं रिंग यहाँ ऐसी बना लूँ, रिंग का प्लेन बोर्ड पर ही है, अगर ऐसा मैं दिखाऊं कि जब ये चार्ज पार्टिकल सेंटर पर आ गया तो ऐसा दिखा सकते हैं। कौन नेगेटिव चार्ज, ये क्यों, ये नेगेटिव है तो सब ये अट्रैक्शन होगा हर डायरेक्शन में, ये हर तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। एक्स ऐसी डिस्टेंस है कि एक्स की वैल्यू जब कम हो रही है तो फोर्स की वैल्यू कम हो रही है। पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में जो फ़र्क है वो फ़र्क भी आप लोग देख लें। पिछले क्वेश्चन में जो x था वो 2a था और r जो थी वो a थी, r की जगह a है, r की जगह, इस r की जगह वहाँ पर a था, वहाँ 2a है। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर कंडीशन कुछ और थी। हमने वहाँ पर x की वैल्यू यानी जो थी वो a से छोटी है बड़ी है इसका डिस्कशन कर रहा था मैं दो तरह से। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में तो x की वैल्यू x की वैल्यू r से बहुत छोटी है, यहाँ तक कि x स्क्वायर को r स्क्वायर के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम यह कहेंगे कि जब x की वैल्यू, यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फोर्स जीरो हो जाएगी, इससे भी पता चलता है। यानी कि सेंटर x की वैल्यू जीरो हो जाएगी जब वो चार्ज पार्टिकल सेंटर पर आएगा। खैर, फोर्स की वैल्यू भले घट रही है लेकिन एक्सेलरेशन है, और पहले एक्सेलरेशन ज़्यादा था तो वेलोसिटी में इंक्रीज ज़्यादा थी, एक्सेलरेशन कम हो जा रहा है तो वेलोसिटी में इंक्रीज का रेट कम हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ तो रही है ना। पहले अगर हर सेकंड वेलोसिटी में इंक्रीज जो थी 2 मीटर पर सेकंड की थी, तो अब 2 मीटर नहीं 1 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी, फिर 0.5 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी, 0.2 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। वेलोसिटी में इंक्रीज जो होगी वो पर सेकंड कम हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वेलोसिटी में इंक्रीज ज़्यादा होती जाएगी, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब यह है कि जब यह चार्ज पार्टिकल जब सेंटर पर आएगा तो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वेलोसिटी अधिक है, तो वो अब यहाँ फोर्स जीरो है तो अब इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी डिस्टेंस पर ये चार्ज पार्टिकल था उतनी डिस्टेंस तक वहाँ जाएगा। यहाँ भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लें। जैसे चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पर आया तो उस पर ये अब एलिमेंट इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, ये एलिमेंट इस डायरेक्शन फोर्स लगाने लगेगा। अगर पिछले इस तरफ जैसे यहाँ किया था जैसे यहाँ करूँ तो यहाँ भी डी एफ कॉस थीटा इस तरफ हो जाएगा, अब फोर्स इस डायरेक्शन लगने लगेगा। यानी कि जब इस तरफ पार्टिकल मोशन कर रहा है तो इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स ओ की तरफ है, और जब ओ की तरफ इस तरफ मोशन करेगा तो फोर्स इस तरफ है। यानी ये जो फोर्स है इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस ओ की तरफ है। ओ रिंग का सेंटर है, या जब ये चार्ज पार्टिकल इसके इस तरफ से इधर फिर इधर मोशन कर रहा है इसके दोनों तरफ, तो ये हार्मोनिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। और ये जो फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि जब मोशन इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ है, जब मोशन इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ है। फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। तो ऐसी कंडीशन में ये पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक है।
खैर सिंपल हार्मोनिक नहीं, पिछले वाले केस में हमने क्वेश्चन समझाया था हार्मोनिक है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, केवल रेस्टोरिंग फोर्स से मोशन सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। पीछे मैंने क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया ही था। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ये जो फोर्स है एफ इसको एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और यहाँ इस क्वेश्चन में अभी मैं बता ही रहा था कि ये कांस्टेंट है, दिस टर्म इन द सर्किल इज कांस्टेंट, सो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स हियर, एफ एक्स के प्रोपोर्शनल है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए, तो यहाँ भी माइनस एक्स ही है। क्या, कैसे? मैं यह कह रहा हूँ कि जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है। जब पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है तो फोर्स इस तरफ है। तो मैंने अभी जो जैसा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें फोर्स की डायरेक्शन को दिखा रहे हैं इसमें, और इसके वेक्टर फॉर्म को नहीं लेते, इसीलिए इसमें नेगेटिव साइन नहीं है। वैसे भी कोई ऐसे भी बताते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अगर उसमें प्लस क्यू माइनस क्यू अगर रखेंगे तो यहाँ माइनस में आएगा, तो ये कांस्टेंट है तो यह प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ ये लॉजिक और ये ठीक नहीं है, ये इसमें मैथमेटिकली इनकरेक्ट होगा और भी बातें हैं, इसलिए मैं ऐसी चीज़ को यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं समझा ये रहा हूँ कि एफ़ जब x इस तरफ है तो f इस तरफ है यहाँ इस कंडीशन में, तो यहाँ भी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है अगर हम वेक्टर कंसिडरेशन लेंगे। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा ऐसा है, जब ऐसा होता है तभी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही है। देयरफॉर ये जो पहला पार्ट था कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक, तो वी हैव डन, ऐसा हो गया। From this f is proportional to minus x, therefore the particle having mass of 0.9 gram means this negative charge performing simple harmonic motion. इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड भी पा लेते हैं, उसके बाद में इसका डिस्कशन फिर कुछ और भी करना चाहूँगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब इसको थोड़ा आसानी से सॉल्व करने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि जब पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, और इधर मोशन कर रहा है तो इधर लग रहा है। कुछ इसका बिहेवियर स्प्रिंग के जैसा है, ऐसा सोच लें। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, जब इधर जा रहा है तो इधर लग रहा है। स्प्रिंग को जब इस तरफ तानते हैं तो फोर्स अंदर की तरफ लगता है, इस तरफ तानते हैं तो इस तरफ फोर्स लगता है। कुछ वैसा ही बिहेवियर इसका है। अगर ऐसा समझ कर इस इक्वेशन को स्प्रिंग के लिए जो फोर्स है जिसमें स्प्रिंग से अटैच्ड कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, मैं शायद आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जब कोई बॉडी स्प्रिंग से अटैच्ड होती है, 9th में पढ़ा है आपने, ये इसको खींचते हैं तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। तो इसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड का जो फार्मूला था t = 2 π/m/k था। मैं यही फार्मूला यूज करके बताना चाहता हूँ। इसमें k क्या था? जो रेस्टोरिंग फोर्स था, इसमें जो फोर्स था F प्रोपोर्शनल टू x था, तो यहाँ माइनस एक्स था, तो यहाँ जो कांस्टेंट लगा था k माइनस के एक्स के, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता था। इसी की तरह यहाँ पर जो हमारे केस में अगर ऐसा ही मैं इसको कंसीडर कर लूँ तो ये जो इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 को f = -k(x) से कंपेयर करूं तो कैपिटल K मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट टाइप का जो वाला जो K है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर यह है K Q/r³। इस K से इस केस में कन्फ्यूजन में न पड़ें, चाहे इसको स्मॉल k लिख दें या ये कैपिटल K ही रहे, ये ठीक है। इसको स्मॉल k लिख लें, और मैं इसी स्मॉल k की बात कर रहा हूँ। तो टाइम पीरियड का फार्मूला t = 2 π/m/k। इस फार्मूले से यहाँ पर इस पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड को अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके लिए इसमें
इसका मास और के की वैल्यू ये रख लें, के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू। ये 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब के क्यू क्यू, ये फार्मूला हो गया। m की वैल्यू m इक्वल्स टू वी काइंड टू द क्वेश्चन 0.09 ग्राम मीन्स 0.9 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। r की वैल्यू 1, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये 9 टू 10 पावर 9, q चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल 1 इंटू 10 पावर -6, दिस इज स्मॉल q 1 इंटू 10 पावर -5। इसमें वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। लेकिन अब पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ हम इसको देख लें, दिमाग में वो बैठा लें। f इक्वल्स टू के एक्स से कंपेयर कर दिया इक्वेशन नंबर 2 को, तो उस कंपेरिजन से या फिर k की वैल्यू आई के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू। t इक्वल्स टू 2 पाई एन रूट एम अपॉन के में इसकी k की वैल्यू रख दी, तो यही ऐसा वैल्यू सबकी रख देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। देखें f के लिए दो इक्वेशन हमारे पास हैं, इक्वेशन 1 और 2। उस कंडीशन में जब x की वैल्यू r से इतनी छोटी है कि x स्क्वायर को r स्क्वायर के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तब इस पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसका उल्टा लेता हूँ पिछले क्वेश्चन की तरह। अगर x बड़ी है r स्क्वायर से, तो r स्क्वायर को नेगलेक्ट मान लेंगे, r स्क्वायर को नेगलेक्ट कर लेंगे, तो इक्वेशन 1 से f इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर हट गया, तो x की पावर 2 टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा इंटू x, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको लिखें के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर इंटरेस्टिंग बात आ गई पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लें। ऐसे ही इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर एफ। तो इसको देख के कुछ ऐसा फील हो रहा होगा कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक है स्मॉल क्यू, एक है कैपिटल क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो इनके बीच में यही कूलम्बियन फोर्स काम करेगा। ये रिंग है, रिंग का चार्ज कैपिटल क्यू है, तो अगर x की वैल्यू r से बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि x स्क्वायर का कंपेरिजन में r स्क्वायर को नेगलेक्ट किया जा सके, ऐसी कंडीशन में ये पूरी रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। अब देखें भाई, उस कंडीशन में जब r स्क्वायर को x स्क्वायर के कंपेरिजन में नेगलेक्ट किया, तो उस समय कैलकुलेशन ही हमारे पास, यह जो चीज़ दिख रही है, ऐसा देखने से लग रहा है ना कि एक क्यू चार्ज है, दूसरा का स्मॉल क्यू, एक कैपिटल क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, तो फोर्स ये लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी तब जब ये नेगेटिव चार्ज बहुत दूर होगा, यानी नेगेटिव चार्ज बहुत दूर होगा तो ये पूरी रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि जब वो चार्ज कैपिटल क्यू जब बहुत दूर था, तो ये जो माइनस क्यू दो चार्ज जो 0, a पर रखे हुए थे, तो वो दोनों एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे थे। ऐसे यहाँ पर रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। एक डिस्कशन का पार्ट ये। फिर एक पार्ट और भी है,
अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। देखें, फिर इसको देखें। वही पुरानी बात बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा, बात ख़त्म करूँगा। ये f की वैल्यू ऐसी है, x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, यानी f की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x की वैल्यू बहुत छोटी थी, उसको हटा दिया तो ये मिला था। लेकिन अगर ऐसा न होता, x की वैल्यू इतनी छोटी नहीं है कि आर स्क्वायर के कंपेरिजन में इसको नेगलेक्ट किया जा सके, तब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, पुराने क्वेश्चन की तरह ही है। अगर मैं मान लूँ x वेरिएबल, मान लूँ क्या x वेरिएबल है, आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। d/dx ऑफ k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्यू d/dx ऑफ x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ध्यान में आ रहा होगा, यहाँ कुछ थोड़ा सा चेंज था, लेकिन इस तरफ डिफ्रेंशिएशन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये न्यूमरेटर रहा, ये डिनोमिनेटर रहा। हमने इसको पिछले क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट किया था। डिफ्रेंशिएट करने पर यहाँ पर ये वैल्यू है क्यू। डिफ्रेंशिएट करने पर इसका होल स्क्वायर नीचे था, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 हो गई। फिर इसको जो कहते हुए यहाँ रखा था, x को डिफ्रेंशिएट किया था। अच्छा, फिर से कर दे रहा हूँ, आर इसको तेज़ी समझें, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 d/dx ऑफ पावर 3/2, इसका होल स्क्वायर था डिनोमिनेटर का, x माइनस एक्स d/dx ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स, ये 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 1। फिर डिफ्रेंशिएट किया था d/dx ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 1। इस चीज़ को फिर से डिफ्रेंशिएट किया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर। आप लोग ध्यान में रख रहे होंगे अपने कि जो पीछे किया था वही यहाँ कर रहे हैं, सब कुछ वही आना है। के एक बार रिवीजन के तौर पर इसको आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम कर चुके हैं। ये x इंटू 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ये हाफ, यहाँ आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x में x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। पावर 3 है, इसका स्क्वायर किया था, 3 पावर है। ये df/dx है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में तो ये समझा ही रहा था मैं लगातार। इसमें f की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, तो ये डिपेंडेंसी किस तरह की है, ये फोर्स का वेरिएशन x का किस तरह से है,
तो पिछले क्वेश्चन में बड़ा लंबा डिटेल था, ढेर सारी बात सब समझाई थी। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी है, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। तो ये न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट ये 0 हो जाएगा, आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 2x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ इक्वल्स टू 0। इसको उस साइड में कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। यहाँ चलिए एक स्टेप और, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ इक्वल्स टू 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। ये से कैंसिल हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 2। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू आर अपॉन √2। वहाँ क्या आया था, वहाँ था एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन √2। क्या दोनों में कैलकुलेशन ध्यान में आ रहा होगा? देख लें, ये डिनोमिनेटर का वाला पार्ट 0 कर दिया, इसको उधर भेज दिया, 3/2 पावर है तो ये और इसकी पावर हाफ लिख दी, हाफ पावर कैंसिल हो गई, ये x। वहाँ भी सब कुछ ऐसे ही था, इस आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर था, यहाँ ए अपॉन √2 आया था। दोनों में ऐसे कंपेरिजन कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में ये डिस्टेंस ए थी माइनस ए, याद आ रहा होगा, 0 का माइनस ए, ये डिस्टेंस 2a थी, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था। तो फोर्स की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम हुई थी, ये 2a है तो ये a है, ये यहाँ पर a अपॉन √2 है यहाँ। अब इस क्वेश्चन में तो x की वैल्यू बहुत छोटी थी, इसलिए हमने x की वैल्यू छोटी लेके कांस्टेंट लेके हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया। लेकिन फिर दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन के जैसा ही है। अगर x वेरिएबल है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू आगे कर दें, यानी इसी में x की वैल्यू जो 1 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में थी, 1 सेंटीमीटर न रही होती, ये 10 सेंटीमीटर रही होती, 1 मीटर रही होती, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर। x की वैल्यू अगर बढ़ रही होती, फ्रीडम होती कि x वैल्यू यहाँ से वहाँ, जैसे r की वैल्यू 1 मीटर है, x की वैल्यू मैं 10 मीटर ले लेता, उसकी वैल्यू 20 मीटर लेता है x की वैल्यू, तो उसमें x का जो वेरिएशन है वो किस तरह का है। तो ठीक इस क्वेश्चन में f का वेरिएशन x के साथ वैसा ही है जैसे कि पीछे था। लेकिन इस क्वेश्चन में जब x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर कर दी गई है तो वेरिएशन को बहुत डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो डिस्कशन है कुछ एक्स्ट्रा है, यह सोच के मैं कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता कि जब x की वैल्यू r के रिस्पेक्ट में काफ़ी बड़ी होती तब कहाँ फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती। तो वही जैसे उसमें था वैसे यहाँ भी है, x की वैल्यू r अपॉन √2 डिस्टेंस पर मैक्सिमम हो जाती। ये r है, r अपॉन √2 यहाँ था, इससे छोटी दूरी होती, वहाँ पर मैक्सिमम होती। उसके अंदर रहने पर फोर्स लिनियरली प्रोपोर्शनल था, उधर रहने पर f प्रोपोर्शनल टू 1/x² था। पीछे का पूरा डिस्कशन आप लोग ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ पिछले क्वेश्चन को फिर से पूरा ध्यान रखें तो दोनों एक जैसे हैं। थोड़ा सा जो डिफरेंस था इसमें इस फिगर के 3 डायमेंशनल फिगर होने का, और ढेर सारे पॉइंट चार्जेस, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं इस आधार पर, और बाकी दोनों क्वेश्चन में लगभग एक जैसी ही बातें हैं। मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ फिर अभी अगले वीडियो में मिलेंगे, और मेरे पढ़ाने का जो ढंग है आपको शायद पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा।
और आगे की वीडियो होंगी उसमें और भी अच्छा लगेगा। मैं कोशिश यह कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आपको के पास में लेके आऊँ वो सब क्वेश्चंस कुछ यूनिक हों, उनमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स हों। बहुत सिंपल से क्वेश्चन जिसमें फार्मूले में अब कोलम्बियन फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पान r स्क्वायर में Q1 Q2 की वैल्यू रख कर, R की वैल्यू रख कर के फोर्स की वैल्यू पाऊँ, उसको समझाऊँ। तो मुझे लगता है कि ऐसा मुझे करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। और मैं किस तरह से पढ़ाना चाह रहा हूँ, कैसा कुछ फिज़िक्स में देना चाह रहा हूँ, शायद आपको मेरी 3-4 वीडियो में देखकर समझ में आ गया होगा। मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, आप किसी भी बोर्ड में हों उसके लिए फ़ायदे में रहेंगे आप मेरी वीडियोस को देख करके, मुझसे पढ़कर, और नीट की तैयारी कर रहे हों या JEE मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हों या हायर एजुकेशन में जाना चाहेंगे, तो उन सब की स्थितियों में मेरी वीडियोस आपको बहुत लाभ देंगी। इन्हीं के साथ आप सबको मेरा नमस्कार। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।